हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ही होंगे। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं आज हम। तो क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन की वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो नंबर फर्स्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको ऑक्सीडेशन के बारे में बताया गया था। तो ऑक्सीडेशन हो गया है, अब हमको रिडक्शन यानी अपचयन पढ़ना है। तो अपचयन पढ़ने से पहले हम एक बार ऑक्सीडेशन का फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ऑक्सीजन में हमने क्या क्या पढ़ा था। और अपचयन पढ़ने के लिए ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा कर देंगे, जस्ट अपोजिट ऑक्सीकरण का कर देंगे तो अपचयन हो जाएगा। तो चलिए ऑक्सीकरण का पहले हम देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट था वो ऑक्सीजन का योग, दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग, तीसरा हाइड्रोजन का निष्कासन, चौथा धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन, पांचवा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन और छठा ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो इतने टाइप है ऑक्सीडेशन के, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमको रिडक्शन मिल जाएगा। तो देखिए पहला जो पॉइंट था, हमने ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग पढ़ा था और रिडक्शन में हमको ऑक्सीजन का निष्कासन पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, पहले जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकल जाता है तो वहां रिडक्शन यानी अपचयन हो जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, CuO लिया और इसमें H2 जोड़ देते हैं। तो जब रिएक्शन होता है, जब H2 जुड़ जाता है तो हमको Cu प्लस H2O प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि पहले Cu के पास ऑक्सीजन था, अब Cu के पास से ऑक्सीजन निकल गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर अपचयन हो रहा है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है या वहां अपचयन होता है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ZnO में H2 जोड़ देते हैं तो हमको जिंक और H2O मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि Zn के पास ऑक्सीजन था, अब H2 जुड़ने के बाद ऑक्सीजन जो है वो निकल गया है और जिंक अकेला हो गया है और जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहां पर इस जिंक का भी क्या हो रहा है, अपचयन हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकल जाता है तो वहां पर उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। चलिए तो दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। हमने ऑक्सीकरण में दूसरा पॉइंट पढ़ा था विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन। अब पहली वीडियो में हमने आपको विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं वहां पर हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिएगा यहां पर हमने FeCl3 लिया यानी फेरिक क्लोराइड लिया। अब यहां पर क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड में हम H2S जोड़ देते हैं। तो देखते हैं यहां पर क्या, हमको फेरस क्लोराइड मिल गया FeCl2। अब ये जो H2 है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो 2HCl मिल जाएगा और सल्फर अकेले हो जाएगी या सल्फर प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं कि इस आयरन के पास 3 क्लोरीन है और यहां पर क्या हो रहा है, 2 क्लोरीन हो जा रही है। तो हम देख रहे हैं यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो घट जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स निकल गया। और तो हम देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है
कि किसी यौगिक से विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां इस आयरन के पास, एक आयरन के पास 3 क्लोरीन है और यहां पर एक आयरन के पास 2 क्लोरीन बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और यहां क्लोरीन कम हो रही है, यानी यहां से क्या हो रहा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व अर्थात क्लोरीन निकल रही है। तो यहां पर उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला पॉइंट जो है वो ऑक्सीडेशन में था, हाइड्रोजन का निष्कासन। तो यहां पर इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का योग। तो जब किसी तत्व में हाइड्रोजन जो है जुड़ जाता है तो वहां पर उसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो चलिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। तो मान लिए हमने Cl2 में हम H2 जोड़ दे रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? 2HCl। तो देखिए Cl के पास हाइड्रोजन नहीं था, अब इस Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? क्लोरीन का अपचयन हो गया। हम कह सकते हैं कि यहां पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जांपल ले लिए। H2 का रिएक्शन हम सल्फर से कराते हैं तो क्या मिल जाएगा? H2S मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस सल्फर के पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अब यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो हम कह सकते हैं कि सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन जुड़ने के कारण अपचयन हो गया। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, जब किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वहां पर उसका क्या होता है? अपचयन हो जाता है। तो हमको लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथी जो अवधारणा पढ़नी है वो है, हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा था धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन। तो यहां पर जस्ट इसका उल्टा पढ़ना है तो क्या हो जाएगा? धन विद्युतीय तत्वों का योग। धन विद्युतीय तत्वों का योग। तो जब किसी यौगिक में या किसी तत्व में धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाते हैं तो वहां पर उसका अपचयन हो जाता है। अब आते हैं कि धन विद्युतीय तत्व क्या होते हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया है कि धन विद्युतीय तत्व क्या होते हैं, लेकिन मैं यहां भी बता दे रहा हूं। आपको पता है कि धन विद्युतीय तत्व जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, यानी धातुएं धन विद्युतीय तत्व होती हैं। तो यानी अगर धातुएं जुड़ जा रही हैं तो वहां पर क्या होगा? रिडक्शन यानी अपचयन होगा। तो चलिए कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया है CuCl2। अब देखिए यहां पर एक कॉपर के पास 2 क्लोरीन है। अब इसका रिएक्शन जो है हम कॉपर से करा दे रहे हैं तो हमको मिल जाएगा Cu2Cl2। तो अब देखिएगा एक कॉपर के पास 2 क्लोरीन है, ठीक है, या कह सकते हैं कि 2 क्लोरीन के पास 1 कॉपर है और अब 2 क्लोरीन के पास 2 कॉपर है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कॉपर जो है वो मेटल है, यानी धन विद्युतीय तत्व है, और कॉपर यहां पर जुड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर CuCl2 का Cu2Cl2 में अपचयन हो गया। तो दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेना है तो हमने ले लिया HgCl2। अब HgCl2 में हम क्या करते हैं? मरकरी जोड़ देते हैं। तो जब मरकरी जोड़ देंगे तो बन जाएगा Hg2Cl2। तो हम देख सकते हैं यहां पर 2 क्लोरीन के पास 1 मरकरी है
और यहाँ 2 क्लोरीन के पास 2 मरकरी हो गई, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। Hg क्या है, Hg यानी मरकरी, मरकरी यानी पारा, पारा यानी धन विद्युतीय तत्व यानी धातु। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर धन विद्युतीय तत्व का योग हो गया, तो हम कह सकते हैं यहां पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो हमको लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपचयन के हम 4 प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़ चुके हैं। अब जो है हमको जो है वो अपचयन की आधुनिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है। तो अपचयन की आधुनिक अवधारणाएं। तो देखिए, 5वां जो पॉइंट था वो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन था। तो यहां पर उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का योग। तो इलेक्ट्रॉन का योग यानी जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो वहां पर उसका रिडक्शन यानी अपचयन हो जाता है। तो चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन में यदि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, Cl माइनस। अब यहां पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है जिससे वो Cl नेगेटिव में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि Cl जो है वो Cl माइनस में उसका रिडक्शन हो गया है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर। ठीक है, तो सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपना ऑक्टेट फुल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और S2 माइनस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर डबल नेगेटिव में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या उसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो वहां पर उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ये आधुनिक अवधारणाएं थी। अब लास्ट अवधारणा पढ़नी है। तो ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो यहां पर इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या का घटना, ऑक्सीकरण संख्या का घटना। तो देखिएगा, जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो वहां पर उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, यानी उसका अपचयन हो जाता है। तो चलिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो हमने लिया है Cl जो है वो कन्वर्ट होगा Cl माइनस में। तो अब इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखना चाहें तो इस क्लोरीन का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये कैसे होता है ये आगे की वीडियो में आपको मिलेगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो मुक्त अवस्था में होते हैं या स्वतंत्र अवस्था में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 हो जाता है। अब यहां Cl माइनस हो गया, तो Cl माइनस एक आयन है। तो जो आयन होते हैं उनके ऊपर उपस्थित जो धन आवेश या ऋण आवेश होता है वही उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इसके ऊपर कितना आवेश है, 1 है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, -1। तो हम देख सकते हैं कि यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और 0 से कितना हो गया, -1 हो गया। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है।
तो हमने आपको पहले से ही बता दिया कि ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि Cl का Cl नेगेटिव में क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Fe3+ ले लिया हमने। Fe3+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में। अब देखिए Fe3+ का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अभी हमने आपको बताया कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +3, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ +3 से +2 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। तो ये अपचयन की 6 अवधारणाएं थी। कौन कौन सी अवधारणा थी, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी किसी यौगिक से यदि ऑक्सीजन निकल जाता है तो वहां पर उसका रिडक्शन हो जाता है। दूसरा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन, यानी किसी यौगिक से जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी नॉन मेटल्स रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तो वहां पर भी उसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन का योग, जब किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वहां पर क्या होता है, उसका भी रिडक्शन हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या था, धन विद्युतीय तत्वों का योग, यानी धन विद्युतीय तत्व यानी मेटल्स होते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मेटल्स ऐड हो जा रहे हैं, मेटल्स का जुड़ जा रहे हैं, तो यहां पर भी क्या होता है, अपचयन होता है। अब पांचवा पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का योग। तो यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जुड़ जा रहा है, तो यहां भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। लास्ट पॉइंट हमने क्या बताया था, ऑक्सीकरण संख्या का घटना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जा रही है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको लिख लिख कर आप पढ़ेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अब देखिएगा, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया है, तो अब इसको कंपैरेटिवली हमको पढ़ना है, यानी इसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए मुझे। तो चलिए हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहां पर एक साइड हमने ले लिया है ऑक्सीडेशन, और इधर हमने ले लिया है रिडक्शन। यानी अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर पढ़ लेते हैं। तो हमने ऑक्सीकरण भी पढ़ लिया है और अपचयन भी पढ़ लिया है, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं हम। तो पहला जो पॉइंट है वो ऑक्सीडेशन में था, ऑक्सीजन का योग। इसमें क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का निष्कासन। दूसरा यहां पर क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा है विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग। इसमें क्या था, इसका उल्टा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन। तीसरा पॉइंट इसमें क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन का निष्कासन। यहां पर क्या पढ़ा था, तीसरा पॉइंट है ये,
हाइड्रोजन का योग। चौथा पॉइंट यहां क्या पढ़ा था? धन विद्युती तत्वों का निष्कासन। और अभी अभी हमने इसमें इसका उल्टा पढ़ा था, धन विद्युती तत्वों का योग। अब आधुनिक अवधारणा थी क्या? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण होता है। और यहां इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन का योग। लास्ट पॉइंट, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। और इसका अपोजिट जस्ट अभी हमने पढ़ा है, ऑक्सीकरण संख्या का घटना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्रम से सारी वीडियो मिलती जाएंगी और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपकी हर जगह काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि केवल इसी चैप्टर में काम आएगा। तो आप इसको देखिएगा और जैसा होगा प्लीज़ बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि जो मेरे अपने बच्चे हैं वो पढ़ें और उनको अच्छे से समझ में आए। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।